बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सानाज़, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ीलैंड। लाहौर सुंदर के इलाका में बहनोई के हाथों बारात के दिन कत्ल होने वाली 23 साला आयशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या चीज़ें सामने आई हैं, क्या हकाइक हैं जिनको छुपाने की कोशिश की जा रही है, और साले और बहनोई की मुलाकात हुई है। जो आयशा का भाई है दिलावर, उसने फोरेंसिक लेबोरेटरी जब उसके कातिल बहनोई इकराम को लाया गया तो वहां पर जाके उससे मुलाकात की है। दोनों की मुलाकात क्यों हुई, किसने करवाई है, और दिलावर जो कि आयशा का भाई है उसने अपने कातिल बहनोई इकराम से क्या बातचीत की है, ये भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। फलक शेर को मेहंदी लगाने के लिए पूरी फैमिली गई, लेकिन इकराम घर रहा। आयशा भी घर मौजूद थी और इकराम भी। और इस दौरान जो कराची की 2 टिकटें खरीदी गई वो आयशा की कॉन्सेंट से खरीदी गई थी। कराची की प्लानिंग दोनों ने क्या वाकई ही मिलके बनाई थी, और फिर जो टाइम सेट किया गया था कि दोनों कराची के लिए घर से चले जाएंगे, और ऐन मौके पे आयशा ने अपना फैसला क्यों बदला, अपना इरादा क्यों बदल लिया, ये भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। इस वक्त आयशा के वालिद मुकम्मल खामोश हैं और आयशा की वालदा और 2 बहनें मुकम्मल तौर पर पुरइसरार किस्म की खामोशी इख्तियार किए हुए हैं और आई विटनेस होने के बावजूद ऐनी शाहिद बनने से इनकारी हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा और ना उन्होंने ये देखा है कि इकराम ने ये कत्ल किया है। तो घर का मामला घर में ही रह जाना था। हमसायों को ना बुलाते, ना किसी को कानो कान खबर होती, ना ही घर में मेहमान मौजूद होते। मेहमानों की मौजूदगी की वजह से शोर मचाया गया गली में बाहर निकल के, जिससे अहले इलाका भी इकट्ठे हो गए और यूं पता चला कि ये यहाँ पे एक दुल्हन को कत्ल कर दिया गया है। और फिर ये अहले इलाका ही थे जिन्होंने 15 पे कॉल कर दी थी, जिसकी वजह से पुलिस आ गई और ये मामला सारा ओपन हो गया। अदरवाइज जो दुल्हन की वालदा है जमीला बीबी, उसका कहना है कि ये घर का मामला था, हम अपने घर में रखना चाहते थे, हम इसको मीडिया पे नहीं लाना चाहते थे। तो आयशा को भगाने के लिए जगाया गया, जो टाइम एक मुकर्रर किया गया था कि इस वक्त कराची के लिए निकलना है, लेकिन आयशा ने ऐन वक्त पे क्या वाकई ही अपना मोबाइल बंद कर दिया था कि बहनोई उससे बातचीत ना करे और जहां उसकी शादी हो रही है वो वहीं शादी करना चाहती थी। अब कुछ इनके करीबी रिश्तेदार जो कि इस मामले के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं, सामने आके बात करने से इनकारी हैं, लेकिन ये बताते हैं कि आयशा और बहनोई के दरमियान कुछ ना कुछ जरूर चल रहा था, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि ऑल ऑफ सडन कोई टिकट्स ले आए कि वो किसी दूसरे शहर में एक ऐसी नई नवेली दुल्हन या जो दुल्हन बनने जा रही है उसे साथ ले जाना चाहता है। बहनोई को क्या जरूरत है कि अगर उसके साली के साथ किसी भी किस्म के कोई मामलात नहीं है, कोई ऐसी बातचीत नहीं है, तो फिर वो अचानक से कराची की टिकट क्यों लाता है। मोबाइल कॉल डेटा चेक किया गया है जिसमें कि आयशा और इकराम की कॉल्स हैं जो कि दोनों ने ही एक दूसरे को कर रखी हैं। इससे पहले यानी कि जब ये फायर किया गया या आयशा को कत्ल किया गया, तो उससे पहले भी आयशा और इकराम के दरमियान बातचीत हुई है जो कि झगड़े की सूरत इख्तियार कर गई थी और पूरी फैमिली वहां पे मौजूद थी। फैमिली को इन तमाम चीजों का पता था। इकरा जो कि इकराम की बीवी है, उसका एक हिस्सा यानी लेफ्ट साइड जो है वो उसका शोल्डर और बाजू वगैरह वो फ्रीज हैं और काम नहीं करते। और जब से इकरा को ये मामला हुआ था तो इकराम का झुकाव आयशा की तरफ से हो चुका था। आयशा का अपनी बहनों के घर भी बहुत आना जाना था, ये भी बताया इनके करीबी ये जो लोग हैं वो बताते हैं। और अब ये सारा मामला जब से हुआ है तब से आयशा का जो भाई है दिलावर, उसका किरदार बहुत ही मशकूक नजर आता है। कभी वो कहता है कि हम तो इकराम के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम इकराम को सजा दिलाएंगे, लेकिन अगर इकराम को सजा दिलवानी है तो दिलावर ने फोरेंसिक लेबोरेटरी में जाकर क्यों मुलाकात की अपने कातिल बहनोई के साथ, और उसको वहां पे मना करता रहा कि जो उसने इंटरव्यू दिया है आयशा के हवाले से कि वो आयशा को पसंद करता था या आयशा के साथ उसके कोई मामला थे,
تو وہ ان تمام چیزوں سے مکر جائے اور یہ کہے کہ عائشہ اس کی بہن تھی اور اس کی اور عائشہ کی کوئی آپس میں تلہ کلامی ہوئی تھی، معمولی سی بات پہ جھگڑا ہوا اور میں نے پسٹل نکالا اور قتل کر دیا۔ اب ایک طرف تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سارا معاملہ چھپا رہے تھے، میڈیا پہ یہ معاملہ آنے کی وجہ سے ہماری تو عزت کا جنازہ نکل رہا ہے، ہماری بیٹی جو کہ اس دنیا سے چلی گئی یا بہن دنیا سے چلی گئی اس کی کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے، لیکن یہ کریکٹر اسیسینیشن میڈیا یا کوئی اور نہیں کر رہا، یہ عائشہ کے گھر والے خود کر رہے ہیں، کیونکہ ایک طرف اکرام کا جو بیان ہے وہ کچھ اور ہے، دوسری طرف جو دلاور ہے وہ اس وقت خود اپنی بہن کی عزت کو تار تار کرنے میں لگا ہوا ہے، اور دلاور کا بھی اس میں کردار بہت زیادہ مشکوک نظر آتا ہے کہ اس نے اپنے قاتل بہنوئی سے ملاقات کر کے اس کو کیوں منع کیا ہے، اور پھر پوسٹ مارٹم رپورٹ کے حوالے سے جب پولیس کے آئیو نے ان کو بتایا ہے کہ پوسٹ مارٹم میں یہ چیزیں آئی ہیں، تو ان لوگوں نے پولیس والوں کو بھی اس حوالے سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس رپورٹ کو اوپن نہ کیا جائے، اور خود بھی اس معاملے کو چھپا رہے ہیں کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے جو اصل حقائق ہیں ان کو دبا دیا جائے۔ تو اس وقت جو دلاور ہے اس کا جس قسم کا گھنونا چہرہ سامنے آ رہا ہے، ایک طرف وہ کہتا ہے کہ جی میری بہن کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، اقرا میری بہن ہے اس کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے، عائشہ تو قتل ہوگی، لیکن دوسری طرف قاتل سے جا جا کے ملاقاتیں کر رہا ہے۔ دلاور سے جب یہ سوال کیا گیا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کیا چیزیں سامنے آئی ہیں، اگر پوسٹ مارٹم رپورٹ بہت کلیئر ہوتی تو کبھی بھی دلاور کوئی بات نہ چھپاتا، لیکن دلاور نے اس پہ کیا جواب دیا وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ آج ان کو فرانزکس لے کے گئے ہیں، لیکن انہوں نے چیک کیا، سارے جو فنگر پرنٹ تھے وہ چیک کیے ہیں، میچ کیے ہیں، ہو گئے ہیں، وہ میچ بالکل میچ ہو چکے ہیں۔ باقی اور کل باڈی ٹیسٹ ہے وہ بھی انہوں نے کیے ہیں، سارے میچ ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد وہ آگے کارروائی مکمل ہو جائے گی اور اس کو جیل تک بھی پہنچایا جائے گا، ابھی تک تو تھانے میں موجود ہے۔ مزید جس طرح آگے وہ بات بڑھتی ہے تو پھر ہم باقی بھی انشاءاللہ ضرور بتائیں گے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آ چکی ہے تو وہ اس کو چیک کر رہے ہیں، بس کوئی پولیس بھی کارروائی کر رہی ہے، باقی ہمیں پولیس نے منع کیا ہے کہ کوئی باتیں ہیں جو نہیں بتانے والی، ابھی وہ ابھی انشاءاللہ بتائیں گے، لیکن ابھی ہم نے پولیس سے منع کیا ہوگا کہ ابھی ساری بات نہیں بتانی۔ باقی اللہ بہتر کرے گا، باقی رپورٹ آ چکی ہے اور آج ہی آئی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ بعد میں۔ جو مرنے والا تھا وہ تو مر چکا ہے، لیکن وہ ساتھ ان کو بھی مار گیا ہے۔ جی تو یہ دلاور ہے جو کہ بتا رہا ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی ہے، لیکن پولیس والوں نے ان کو منع کر دیا ہے کہ کسی کو کچھ نہیں بتانا، حالانکہ یہ خود ہی پولیس کے پاس جا کر اور وہاں پہ بھی یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جو اصل معاملہ ہے، جو اصل ملزم کا بیان ہے اس کو بھی اوپن نہ کیا جائے اور اس بارے میں میڈیا سے کوئی بات نہ کی جائے۔ حالانکہ دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو اکرام کا جو پہلا بیان سامنے آیا تھا وہ یہی تھا کہ اس کے اور عائشہ کے آپس میں تعلقات تھے 3 سال سے، اور اب جب شادی والا معاملہ شروع ہوا تھا گھر میں تو اکرام نے عائشہ کو کئی بار سمجھایا تھا کہ وہ یہ شادی نہیں کرے گی اور وہ یہیں پہ رہے گی، اور یا پھر وہ کراچی اکرام کے ساتھ چلی جائے گی، وہاں دونوں جا کے اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں گے، جس پہ کہ اکرام کا کہنا تھا کہ عائشہ نے حامی بھی بھری تھی، لیکن بعد میں جو پلاننگ تھی جس کے مطابق ٹکٹس بھی کراچی کی لی گئی تھی، کراچی کی ٹکٹس لی گئی اور پلاننگ بھی کی گئی تھی، اور عین موقع پہ عائشہ نے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے اکرام طیش میں آیا اور اس نے پسٹل اپنے پاس رکھا ہوا تھا، وہ اس لیے کہ جب یہ مہندی لگوانے کے لیے جاتے ہیں تو آپس میں ان کی اس حوالے سے تکرار بھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اکرام واپس آتا ہے اور پھر وہ پسٹل کا انتظام وغیرہ کرتا ہے۔ دوسری طرف جو اکرام ہے اس کی بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ اس کے عائشہ سے کیا تعلقات تھے۔ میرا نام اکرام، یہ وہ میری ساری تھی۔ دوسرا یہ ہوا کہ صاحب سو گئے تھے، صبح کے ٹائم 5:30 بجے کا تھا، تو میں نے نا اس کو فائر مار دیا، سب کے سامنے اس کو فائر مارا۔ اس کی شادی نہ ہو سکے اسی لیے اس کو پسند کرتا تھا میں، نہیں اس کو زیادہ اپنی بیوی کو، میں یہ چاہتا تھا اس کی شادی نہ ہوا کہ کہیں وہ ادھر ہی رہے بس۔ اس رات ہوا یہ ہے کہ رات کو فنکشن تھا تو صبح میری وائف کی طبیعت خراب ہو گئی تو ہاسپٹل لے کے گئے تھے، ادھر سے میں 4:30 پونے 5 بجے آیا ہوں تو آ کے سارے سو گئے دوبارہ، پھر میں نے نا پستول اٹھایا، اس کو سینے پہ گولی مارنے لگا تو ہاتھ میرا کام گیا تو اس کے سر پہ کہیں گولی لگ گئی ہے، تو میں باہر آیا ہوں، سارے سوئے ہوئے تھے، باہر آیا ہوں تو
कमरे से बाहर आया हूँ तो उसकी जो मेरे साले की साली थी, तो उसने आवाज सुनी छत से। उसने पूछा है कि क्या हुआ, आवाज मुझे आ रही है, पटाखे की आवाज आई है, तेज आवाज आई है। तो मैंने कहा मुझे आवाज तो आई है, पता नहीं बाहर से आई है। फिर मैं ऊपर से गया, पिस्तौल नीचे फेंक के गली पे फिर मैं आगे नीचे आके लेट गया। फिर नहीं देखा मुझे, सारे सोए हुए थे सर। ये ठीक कह रहा है, इसने उसे शादी के लिए रजामंद किया था वो। जी, तो ये इकराम की वो स्टेटमेंट है कि जो वो अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज में दे रहा है मीडिया को कि वो आयशा को पसंद करता था और आयशा को शादी के लिए राजी कर रहा था, लेकिन फिर आयशा जब इनकारी हुई तो उस वक्त उसने ये कदम उठाया है। ऑल ऑफ सडन तो कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता। साली और बहनोई का रिश्ता एक बड़ा ही मुकद्दस रिश्ता होता है और बहन भाइयों की तरह ये रिलेशन होता है। आयशा और इकराम की भी फ्रैंकनेस बताई जा रही है कि बहुत ज़्यादा है। आयशा अपने मुख्तलिफ कामों के लिए इकराम के साथ चली जाती थी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आयशा को पता नहीं था, क्योंकि इकराम तो खुद बता रहा है कि उसने कई बार आयशा से कहा था कि वो उससे शादी करना चाहता है। क्या आयशा ने अपने घर वालों को नहीं बताया था? आयशा ने फलक शेर को नहीं बताया था? फलक शेर जो कि आयशा का होने वाला दुल्हा है, एक तरफ वो दावा करता है कि 7-8 साल से हमारी मोहब्बत थी, हम दोनों बहुत ज्यादा अटैच थे, लेकिन आयशा को उसका बहनोई बार बार शादी के लिए प्रपोज कर रहा था, तंग कर रहा था। आयशा भी उसके साथ आती जाती थी बाहर, लेकिन इसके बावजूद आयशा ने ना तो फलक शेर को कोई बात बताई, ना अपनी माँ को बताई, ना अपनी बहनों को बताई। ये बात समझ से बालातर है, क्योंकि अगर वाकई ही ऐसा मामला चल रहा था और आयशा इस मामले को छुपाती रही कि उसकी बहनें एक ही घर में हैं और उनका घर खराब ना हो इस वजह से, उसकी किसी बात की वजह से या कोई मामला ऐसा हो, तो फिर इसका अंजाम कितना बुरा निकला है। और इस केस के ऊपर बार बार बात करने का मकसद ये है कि इसके असल हकाइक सामने आने चाहिए ताकि माशरे में अवेयरनेस पैदा की जा सके कि क्योंकि ये साली और बहनोई का रिश्ता ऐसा है, बहुत ही मुकद्दस रिश्ता है और रिश्ते जो हैं इनको इनकी हदूद में रखा जाए तो तब ही वो ज्यादा बेहतर तरीके से आगे चल पाते हैं। अगर रिश्तों के अंदर जैसे कि बहनोई है, देवर है, जेठ है, इन रिश्तों में बहुत ज्यादा फ्रैंकनेस हो, इन रिश्तों में हदूदों का यूद का ख्याल ना रखा जाए तो फिर ये बहुत ही ज्यादा खौफनाक सूरत इख्तियार कर सकते हैं। और ये कोई एक वाकया नहीं है, इस तरह के बहुत से वाकयात हमारे सामने बिलखुसूस आ रहे हैं साली और बहनोई के हवाले से। और हर घर के अंदर जो बहनोई है या दामाद है वो मौजूद है और लोग बहुत ज्यादा दामाद को इज्जत और एहतराम देते हैं। हर मामला, हर मशवरा, बात पूछ के उनसे चलना करना, उनको बताना पहले से, ये तमाम चीजें जो हैं ये इस रिश्ते को मुकद्दस समझा जाता है, तो इसलिए इसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। लेकिन ये इस तरह के जो वाकयात हैं साली और बहनोई के, ये अब हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा होने लगे हैं। और बार बार इसके ऊपर बात करने का मकसद भी ये है कि ये जो फैमिली है, आयशा का खानदान, ये बातों को छुपा रहे हैं। ये ऐसा मामला है कि जो कि सामने आना चाहिए कि असल मामला था क्या जिसकी वजह से एक लड़की अपनी जान से गई। लेकिन ये पूरा खानदान इस वक्त एक सच छुपाने के लिए 100 झूठ बोल रहा है। इनके हर रोज बयान बदल रहे हैं। जब आयशा को गोली लगती है तो इस पूरे मामले को डकैती का रंग दिया जाता है, पुलिस वालों को घुमा दिया जाता है, उनको चक्कर दिया जाता है। वो सीसीटीवी कैमरास चेक करते हैं कि अगर कोई डाकू यहाँ पे आया है तो पता चले, लेकिन कोई भी उस सीसीटीवी कैमरा में उस टाइम पे नजर नहीं आता, घर के अंदर दाखिल होता। उसके बाद ये दिमाग की नस फट गई खुशी के साथ और फिर हार्ट अटैक हो गया। इस मामले को हवा दी जाती है। आयशा की वालदा जमीला बीबी फलक शेर को फोन करती हैं और उनसे कहती हैं कि आयशा के दिमाग की नस फट गई है। तो आप अंदाजा करें कि ये जो खातून है आयशा की वालदा, इन्होंने इस पूरे मामले को जितना हो सका है इनसे उसको खराब करने की कोशिश की, उसे छुपाने की कोशिश की। और इस शख्स को किसने नहीं कमरे में देखा होगा जब इसने आयशा को कत्ल किया, क्योंकि कमरे के अंदर 4 खवातीन मौजूद थी। फिर दरवाजे के पास लाउंज में वालदा आयशा की सो रही थी, जो कि वो बताती हैं कि मैं उठ गई उसी वक्त, लेकिन इन लोगों को कुछ नजर नहीं आया। ये बड़ी हैरत की बात है और ये इसलिए इनको नजर नहीं आया कि इनमें से कोई भी ऐनी शाहिद बनने को तैयार नहीं है। आई विटनेस बनना पड़ेगा और अदालत में गवाही देनी पड़ेगी, जो कि ना तो आयशा की बहनें इस वक्त तैयार हैं ये
आई विटनेस बनने के लिए। वो कहती हैं हमने कुछ नहीं देखा, उसी कमरे में वो मौजूद थी। और इसी तरह जो वालिदा है आयशा की, वो भी मुकर गई हैं अपने बयान से। जिस शख्स को सबसे पहले घर में बुलाया गया, जो इनके घर मेहमान आए थे, उन्होंने शोर मचाया और अहले इलाका वहां पे इकट्ठे हुए। जो शख्स आयशा को अस्पताल ले जाने के लिए अपनी गाड़ी लेके आया, उसने अपनी आंखों से क्या देखा, वो क्या बताता है कि ये किस तरीके से इस मामले को छुपाने की कोशिश करते रहे, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। उन्होंने शादी जी ना साढ़े इतने कोई ना साल हो गया आया पिछो है फूल नगर के इतने किराए के रह रहे जी। शादी में चल रही सी, मेहंदी का प्रोग्राम सी, 2 दिन चल रहा सी। काफी मेहमान आए हुए सन। शादी रात तकरीबन 1-2 बजे तक नहीं सुनता रहा, ढोलकी की आवाज़ां आ रही ने, गाने शाने गा रहे हैं बच्चियां, जिस शादी घर च होंदा है जी, वो हो रहा है। 1-2 बजे मैं सौ गया जी। सुबह उठा मैं 4:30 बजे नमाज पढ़ के फिर मैं लेट गया जी। इतने एकदम मेरा दरवाजा पहले शोर सुनिया थोड़ा जहा ना लोगों का, यानी बोल रहा है कोई, दरवाजा एकदम मेरा जो खड़काया ना आके, उन्होंने कहा बाबा जी बाहर निकलो। बाबा जी मैं की हो गया? कहते सारी कुड़ी कोई बच्ची हो गया, कोई बच्ची बेहोश हो गई है। मैं दरवाजा खोलो, लड़का भाभी सी लड़की जी कतल हुई है ना, उन्होंने कहा जी बच्ची से उन्हें कुछ हो गया, शाह जी बाबा जी बेहोश हो गई, जल्दी गाड़ी लगा लो, गड्डी कर लो। मैं गड्डी माड़ी मेरे को है, मैं रान नहीं खड़ी सी, मैं मिंट लाया जी, मैं मुंह चोता सर मारे तो मैं नाल दरवाजा मैं लियाओ जी, लियाओ बच्ची लैके उन्होंने अंदर आओ बाबा जी फड़ो बच्ची। मैं वेख्या जाकर ना उत्ते कंबल पाया तो बच्ची का चेहरा नंगा सी, बच्ची दी अखां नीलियां हुई ने ते सारे मुंह ते खून लगा है, मुंह दे चों खून भी आ रहा बाहर। मैं कहा यार ये बेहोश हुई है, कुछ मैंने लगता कोई। मैं हथ शैल लाया, अच्छी तरह चेक चुक किया, जिसने बंदा चेक करता है तो देखा जिसम की गर्दन ठंडी, बिल्कुल सांस आ नहीं रहा। मैं कहा यार बच्ची तो खत्म हुई है, तो साह नहीं लगा की असर की लिया करना है, तो बिल्कुल साह है ठंडी जिसम होया। तो बाद कहता जी मैं भी यही कहना कि जिसम ठंडा है, फिर साह खुल नहीं। तो मैं कहा फिर मैं कहा यार मैंने लगता है कि पुलिस का केस है, फौरी चीज 1 कॉल करो, जिथे पई ने पई रहने दो, तुम अगे पिछे ना करो, रस्ता खराब हो जाएगा। फिंगरप्रिंट मैं समझना कि फिंगरप्रिंट वगैरह होंगे, तो मैंने मामला गड़बड़ लगा। मैं ज्यादा गला दबाया था किसी ने, मैंने ये नहीं पता लगा कि फायर लगा है, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकिया, बच्ची जवान सी। मैं कहा जी 1 कॉल करो, पुलिस आएगी, तो मसला मैंने कोई खतरनाक ही लग रहा है। मेरा बेटा जी है कि कोई भी लड़की रिश्तेदार थोड़ी ना रिश्तेदारी कोई भी अचानक पिछे उन्होंने कोई कर सकते, कह सकते अचानक एकदम चल तो मेरे नाल चल गई, थोड़ी बहुत कोई लिफ्ट होएगी, कोई गलबात होगी, किसी फिर तुम करोगे ना, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग अगर हो जाती है तो अचानक ना मेरा ख्याल ऐसा नहीं होता कि तुम कहो जी आज मेरे को चल मेरे नाल चलो होटल चलने, नहीं होएगा ना जी। तो ये वो शख्स हैं जो कि सबसे पहले गाड़ी लेके वहां पे पहुंचे कि आयशा को हॉस्पिटल मुंतकिल करें। आयशा बेहोश हो गई है, घर वालों ने ये बताया, लेकिन वो कहते हैं कि इतने लोग घर में इनके मौजूद थे, आयशा का भाई भी मौजूद था, लेकिन इनसे कहा गया कि ये आके आयशा को देखें और उसको चेक पहले करें। यानी सब घर वालों को ये यकीन था कि आयशा की मौत वाकया हो चुकी है और उसको बेहोशी का रंग देने की कोशिश की जा रही थी, या दिमाग की नस फटने के बारे में लोगों को मिसगाइड किया जा रहा था। तो आयशा के भाई ने इकराम के साथ मुलाकात की जब उसे फोरेंसिक लेबोरेटरी में ले जाया गया। उसके बेसिकली तो डीएनए टेस्ट करवाए जा रहे हैं, क्योंकि आयशा के भी डीएनए सैंपल लिए गए थे जिनको भिजवाया गया था। ज्यादती के हवाले से कुछ चीजें पुलिस की तरफ से शुबा जाहिर किया जा रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इसीलिए छुपाई जा रही है इस खानदान की तरफ से कि उसके ऊपर भी बात ना की जाए, बाद में बताएंगे, अभी इस पे बात नहीं करनी, ये कहना था दिलावर का। तो इसलिए वहां पे जब मुलाकात होती है तो बताया ये जाता है कि इकराम को दिलावर कहता है कि उसने जो स्टेटमेंट दी है आयशा को पसंद करने की या तल्लुकात के हवाले से, वो अपनी इस स्टेटमेंट से मुकर जाए और वो कहे कि आयशा तो मेरी बहन थी और मेरे और उसके दरमियान किसी बात पे तलह कलामी हुई और मैंने फौरी तौर पे पिस्टल निकाला और उसको कत्ल कर दिया। हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं हो सकता। एक शख्स किसी के साथ इतना फ्रैंक ही नहीं है, जैसे कि इकराम या आयशा का कोई रिलेशन था ही नहीं, तो अचानक से उसने अपनी पॉकेट में एक नया पिस्टल क्यों रख लिया, आयशा को कत्ल करने का मंसूबा क्यों बना लिया, और फिर कराची की टिकटें वो क्यों करवाई गई। मेहंदी वाले दिन ये दोनों कई घंटे गायब रहे, जब फलक शेर को मेहंदी लगाई गई तो तब भी इकराम और आयशा घर पर थे। तो ये बहुत सारे वो पॉइंट्स हैं जो कि ये खानदान अपनी इज्जत का जनाजा खुद निकाल रहा है, किसी ने तो इन्हें क्या कहना है। असल मामले को छुपाने के लिए ये इतने झूठ बोल रहे हैं कि ये पूरा खानदान इस वक्त मशकूक हो चुका है और इकराम को बचाने के लिए अब तो दिलावर भी मैदान में आ चुका है कि उसके साथ फोरेंसिक लेबोरेटरी में मुलाकात करने की वजह और उसके बाद ये स्टेटमेंट देना कि इकराम कहता है कि वो तो मेरी बहन थी। दूसरी तरफ इकराम की स्टेटमेंट मैंने आपसे शेयर की है जिसमें वो कह रहा है कि मैं उसे पसंद करता था
और शादी करना चाहता था, और उससे कई दफा उसने इजहार भी किया था। यानी कि आयशा के इल्म में तमाम चीजें थी, आयशा के घर वालों के इल्म में तमाम चीजें थी। ऐसा हो नहीं सकता कि एक ऐसा पर्सन के जिसके साथ आपने कभी कोई बात ना की हो और वो अचानक से आपसे कहे कि चले आए हम कहीं भाग जाते हैं या मैं टिकट्स ले आया हूँ, ये बात समझ नहीं आती है। दूसरी तरफ आयशा की दोनों बहनें इकरा और सिद्रा दोनों ही इस वक्त इकराम को बचाने के लिए मैदान में आ चुकी हैं, जो कि कहती हैं कि इकराम तो 5 वक्त का नमाजी है, परहेजगार है, उसने कभी किसी को आंख उठा के नहीं देखा, और आयशा भी पाक दामन थी, बहुत परहेजगार थी। लेकिन फिर ये सारे मामला क्यों हुए और ये मर्डर क्यों हुआ, इसके बारे में उनके पास ना तो कोई जवाब है और ना ही वो मीडिया से इस बारे में कोई बात करना चाहते हैं। इनके खानदान के अंदर के लोग यही बताते हैं कि इस पूरे मामले का इस घर के तमाम लोगों को पता था, और जो इकराम है वो अपनी सास के साथ कई दफा इस बारे में बात कर चुका था। अब सबसे बड़ा मसला इस वक्त इस खानदान के लिए ये बना हुआ है कि इकराम को बचाना कैसे है, क्योंकि अगर इकराम को सजा होती है तो 2 घर खराब होंगे, 2 बेटियां इनकी वापस आएंगी, एक तो दुनिया से जा चुकी है आयशा, और 2 बेटियां जो उस घर में हैं और उनके बच्चे भी हैं, उनकी जिंदगियां खराब होंगी। इसलिए इकराम को बचाना बहुत जरूरी है और उसके लिए ये खानदान इस वक्त पूरा जोर लगा रहा है। दिलावर ने भी फ्रांसिक लेबोरेटरी में जाके इसलिए मुलाकात की, जब पुलिस उसे वहां पे मुख्तलिफ सैंपल्स के लिए लेके आई तो दिलावर काफी देर इकराम के साथ बातचीत करता रहा, और यही बताया जाता है कि बातचीत में यही तय पाया है कि अब किसी भी इंटरव्यू में इकराम आयशा के हवाले से किसी भी चीज को नहीं मानेगा, किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और कुछ अरसे बाद आहिस्ता आहिस्ता बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मोस्टली ऐसा ही होता है जब खानदान के अंदर मर्डर होता है, मुलजिम भी खानदान के अंदर है, मुद्दई पार्टी भी खानदान के अंदर से ही होती है, तो कुछ अरसे में ही बर्फ पिघलने लगती है और ये मामला सुलह सफाई की तरफ चला जाता है। लेकिन यहाँ पे तो ये नजर आता है कि ये मामला कुछ अरसे बाद क्या बर्फ पिघलनी है, पहले से ही सारा मामला तैयार है और ये सब लोग चाहते हैं कि इकराम को किसी तरह इस केस में से निकाल लिया जाए। सो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।